Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली टॉपिक तो है आपका इंड्यूस ईएमएफ से ही रिलेटेड। आगे टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंचेंगे। लेकिन लेक्चर की शुरुआत जो है हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। सो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेटा। सबसे पहला देखो न्यूमेरिकल यहां पर दिया गया है। न्यूमेरिकल क्या दिया गया है जरा देखने की कोशिश कीजिए। The magnetic flux passing perpendicular to the plane of the coil directed into the paper is varying according to the relation phi equals to this, where phi is in a Weber and t in second. बेसिकली क्या है, यहां पर आपको एक डायग्राम और दिया गया है जिसको मैंने पहले नहीं बनाया है, अब मैं इसको यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, कैसे एक कॉइल है और इसे आपको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 8 ओम यहां पर दी गई है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप व्हेन t इक्वल्स टू 2 सेकंड, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ये आपका सवाल है, सिंपल सा सवाल है। तो भैया सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो भैया इंड्यूस ईएमएफ तो यार E बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। और मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब इसको आप लिख लीजिए, तो डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, 6t स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 10। बोलो कितना आंसर आएगा, 12t प्लस का 8। लेकिन ये कहां पर पूछा गया है, यहां पर बोला गया है एट t बराबर 2 सेकेंड। तो t की जगह 2 रखोगे तो कितना आएगा, 12 24 और 8 32 वोल्ट। कहानी खत्म, सिंपल सा सवाल। अब क्या बोला गया है, ऑल्सो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे व्हाट इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। करंट पूछा है, तो करंट कैसे निकालोगे, तो यार करंट आई बराबर होगा कितना, ई बाई आर। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर भी 2 सेकंड पर पूछा है, और 2 सेकंड पर मुझे ईएमएफ मालूम है जो मैं अभी कैलकुलेट करके आया हूं। तो मेरा आंसर सिंपल हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई आर क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस दिया गया है 8 ओम। सो योर आंसर विल बी 4 एम्पियर। ठीक है, आंसर विल बी व्हाट, 4 एम्पियर। यस और नो। अब सवाल में और क्या चीजें हैं, डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड इनटू द पेपर इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन। ओके, ठीक है। अब सवाल ये है कि करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी। तो देखो यहां पर t इक्वल्स टू 0 पर फाई कितना है, 10 है। t इक्वल्स टू 1 पर देखो कितना है, तो 1 पर रखो 6 और 8 14 और 10 24 है। मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यदि फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि ये उस कारण का विरोध करे जिसने इसे प्रोड्यूस किया है। तो मतलब इस करंट ने जो इसमें इंड्यूस करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ताकि वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके जो इसको खत्म करे। तो बेटा आपके पास में ऐसा लेता हूं, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसानी से किया जा सकता था, बशर्ते आप थोड़ा सा इसमें क्या दें, ध्यान दें। चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं हम लोग फटाफट से। देखो अगला सवाल क्या दिया गया है, दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं शायद। अ वायर ऑफ लेंथ L इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप lies in a plane normal to a magnetic field B naught. If this wire is converted into a square loop in time t naught, find the एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो ये सवाल हम लोग क्या प्रीवियस लेक्चर में आते आते कर चुके थे। बिल्कुल, क्या था कि हमारे पास में L लेंथ की वायर थी, इसको मैंने सर्कल में मोड़ा हुआ है, मतलब इसकी रेडियस R मान लेता हूं, तो L बराबर हो जाएगा 2 पाई R। यस और नो। अब इसको मैंने यहां पर देखता हूं तो R की वैल्यू में निकाल सकता हूं, R बराबर आ जाएगा L अपॉन 2 पाई, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्क्वायर लूप में। लेट से मेरी इसकी साइड है A, इसकी साइड कितनी है, A है। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो 4A बराबर आपका L होगा, तो इट इंप्लाइज A बराबर कितना आएगा, L बाई 4। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हम लोगों को, क्योंकि देखो यहां पर सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। तो बेटा ईएमएफ आप लिखोगे डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई मतलब फाई 2 माइनस का फाई 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो फाई क्या होगा, बी इंटू एरिया। तो बेटा फाइनल एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर, मतलब आप लिखोगे L बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस बी नॉट इंटू
पहले वाले केस में एरिया कितना आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आप लिखोगे पाई इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई और इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टी नॉट। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सवाल को हम देख चुके थे, तो यहां पर आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे आ जाओ, अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। कहां रह गया, हाँ भाई, सवाल देखो क्या बोला गया है। अ कॉइल ऑफ एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैविंग 1000 टर्न्स इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.4 Gauss. The coil is turned through a 180 degree in 1/10 second. Calculate the average induced EMF. Calculate the average induced EMF. आपको ऐसा नहीं लगता है सेम टाइप का ही सवाल है? सवालों का पैटर्न लगभग सेम ही है, लेकिन डेटा अलग अलग बना के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है, अलग अलग वेराइटी से, चीजें वही है लगभग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आप लिखोगे E बराबर वही डेल्टा फाई और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मतलब E बराबर फाई 2 माइनस का फाई 1 अपॉन डेल्टा टी। अब बेटा फाई क्या होता है, तो फाई आपका फ्लक्स होता है, और फ्लक्स क्या होता है, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, या बी ए लिख देता हूं मैं। अब लेकिन यहां पर एक चीज और दे रखी है 1000 टर्न्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब आपका जो फ्लक्स है वो एन बी ए हो जाएगा, और साथ में क्या होता है कॉस थीटा ले लेता हूं। क्यों ले लेता हूं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज द फ्लक्स, तो बी ए कॉस थीटा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है, उन चीजों को जरा समझने की कोशिश करना। सवाल में बोला गया है कि कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री, इसका मतलब यह है कि जब मैं फाई 1 लिखूंगा तो एन इज 1000, बी इज वॉट, बी कितना है, एक काम करूं क्या, पहले डायरेक्टली कर लूं, मतलब कैसे, फाई 1 बराबर एन बी ए कॉस 0, मतलब एन बी ए, और फाई 2 क्या हो जाएगा, तो फाई 2 बेटा आपका 180 डिग्री से रोटेट कर गया, मतलब कॉस 180, तो इसका आंसर आएगा माइनस का एन बी ए। बोलो ठीक है भाई, यस और नो। तो आपको डेल्टा फाई चाहिए, मतलब आप लिखेंगे यहां पर फाई 2 माइनस का फाई 1, तो आपके पास में कितना आंसर आएगा, माइनस का 2 टाइम्स एनबीए। बोलो यस और नो, अरे बोलो सही है कि नहीं है, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, और यदि ये बात सही है तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा, ई बराबर 2nba अपॉन डेल्टा टी। तो मैं इसको अगले पेज पे लेके जाता हूं, तो देखो E बराबर कितना आएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 1000 थे बेटा, इंटू मैग्नेटिक फील्ड। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 गॉस, 0.4 गॉस। तो आप इसे ध्यान रखिए बेटा, 0.4 गॉस लिखा है, मतलब वो सीजीएस यूनिट है, आपको टेस्ला में होना चाहिए था, तो आप क्या लिख दोगे, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर सॉरी माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4, सीजीएस से एसआई में जा रहा हूं, तो 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू एरिया और चाहिए बेटा यहां पर आपको, तो एरिया कितना दिया गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आप लिखोगे 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके, अपॉन टाइम, मतलब 1/10। इस डेटा को आपको क्या करना है, सॉल्व, इस डेटा को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ई का आंसर कितना आएगा, देखो यदि मैं देखूं तो देखो ये जीरो ऊपर जाएगी तो यहां पर 4 जीरो हो जाएंगी, इन 4 जीरो से इन जीरो को सीधा उड़ा लो, ठीक है। अब यहां पर देखो 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आएगा, 2 जीरो ये आ जाएंगी, तो 2 जीरो यहां पर, इसको 3 जीरो को यहां पर खत्म कर लो, तो आंसर विल बी 0.04, आंसर विल बी व्हाट, 0.04। नाउ जस्ट चेक वन मोर टाइम, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई है, बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, यस और नो। 4 जीरो मैंने 4 जीरो उड़ाई, सही है, 0.4 तो ऑलरेडी था, 5 दूना 10, हाँ 3 जीरो, ओके 0.04 वोल्ट। यदि इसमें कहीं जीरो की मिस्टेक तो नहीं हुई है, इसको देख लेना, नहीं तो पता लगा आंसर 0.4 आ रहा हो आपका और मेरा 0.04 आके अटक गया हो।
क्योंकि क्या हो सकता है मैं जल्दबाजी में कोई जीरो भूल जा रहा हूं। 10 टू द पावर -2 -4 हो गया, 2 जीरो मैंने पहले काट दी तो -2 2 जीरो बच गई, 5 दूना 10 तो 1 जीरो और कम हो गई, तो पॉइंट वाला वो वहां पर बच गया। इन 4 जीरो को मैं यहां पे यूज कर चुका हूं, तो कहानी मेरे हिसाब से तो सही चल रही है। बाकी आपको मैं बोलूंगा एक बार आप क्रॉस चेक करके जरूर देखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्योंकि देखो आगे हम लोगों को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पे टॉपिक्स को डिस्कस करना है, लेकिन मैंने कुछ सवाल लिए हुए हैं तो उन सवालों को भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उन सवालों को करवा दिया जाए, ठीक है। A closed coil consists of, देखो सिमिलर, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। A closed coil consists of 500 turns on a rectangular frame of area this and has a resistance of this, ठीक है। रेजिस्टेंस दे दिया इस बार। The coil is kept with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. Calculate the amount of charge flown through the coil if it is turned over. चार्ज का सवाल आ चुका है, तो अब याद कीजिए चार्ज का फॉर्मूला क्या आया था। चार्ज का फॉर्मूला डेल्टा क्यू डेल्टा फाई अपॉन आर, मतलब क्या, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। अच्छा यहां पर देखो एक पॉइंट लिखा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इफ इट इज टर्न्ड ओवर। इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपने कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। सवाल को सुनिए, टर्न ओवर का मतलब होता है कोई चीज ऐसे है तो उसको आपने ऐसे पलटी मार दिया, ऐसे रखी हुई चीज को ऐसे पलटी मार दिया, या मैं बोलूं ये ऐसे रखी हुई है इसको ऐसे पलटी मार दिया, मतलब कितने का पलटी मारा, 180 डिग्री। तो डेल्टा फाई कितना होता है 180 डिग्री के केस में, मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2nba डिवाइडेड बाई आर। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं लेकिन आप समझदार हैं या नहीं है सर? ऐसे ही बोल के तो आप हमें सोच में डाल देते हो, असमंजस में डाल देते हो कि अब हां बोलें कि ना बोलें, है ना। चलो आगे आ जाओ, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स हो गए बेटा यहां पर 500, मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां पर कितना है 0.2 है, इंटू 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 एरिया बेटा यहां पर कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 50। सॉल्व करो बेटा इसको, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 0 से 0 काट लो, 5 से 5 काट लो, इस 0 से इस पॉइंट को काट लो, तो 2 दूना 4, 4 चौक 16। सो आंसर इज 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, और आंसर विल बी इन कूलम। भाई चार्ज है ना, तो चार्ज का आंसर किस में आता है, कूलम में आता है। क्या सही किया? श्योर। चलो लो एक और सवाल आपके सामने उपस्थित हो रहा है। A current I naught is flowing in a long straight wire situated near a rectangular loop as shown in the figure। लेकिन सवाल में फिगर तो दिख ही नहीं रहा है, तो सवाल के फिगर को हम बना लेते हैं। यहां पर ऐसे इसमें से I नॉट करंट फ्लो कर रहा है नियर अ रेक्टेंगुलर लूप, तो मतलब यहां पर एक रेक्टेंगुलर लूप है आपके पास में। ओके चलो क्या बोला गया है, इफ द करंट डिकेज यूनिफॉर्मली टू 0 इन टाइम t नॉट फाइंड ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट एंड डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। तो यहां पर बेटा दिया क्या गया है, जरा उसको देखते हैं। एक्चुअली बोला रेक्टेंगुलर है, लेकिन है ये ऐसा ही कुछ रेक्टेंगुलर शेप में। यहां पर डिस्टेंस दी दे रखी है और यहां पर डिस्टेंस बेटा 2d दे रखी है, ठीक है, और ये वाली साइड जो है वो a दे रखी है, ठीक है। ये ऐसा कुछ तो भी सवाल है। नाउ द लेवल ऑफ क्वेश्चन हैज बीन इंक्रीज। अब वास्तविकता में देखा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जब करंट है तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हर डिस्टेंस पर सी करंट, इस लूप का ये वाला जो सेगमेंट है ये एक अलग डिस्टेंस पर है, वो वाला जो सेगमेंट है वो एक अलग डिस्टेंस पर है। यस और नो? अच्छा अब आपको मालूम होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, तो वो यहां पर हो चुका है, मतलब वो भी ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई करंट इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है, उसको तो हम लोग देख लेंगे। यदि करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ यदि इंड्यूस हो रहा है तो बेटा वो तो मेरा E बराबर डी फाई बाई डी टी होगा। लेकिन सवाल ये है कि भैया पहले डी फाई बाई डी टी के लिए डी फाई तो निकालें, तब आगे बात करेंगे। तो यार डी फाई कैसे निकालूं, हाउ कैन आई कैलकुलेट डी फाई? तो मैंने बोला डी फाई कैन बी रिटन एज B डॉट डी ए। सर ऐसे कैसे डायरेक्टली लिख लूं,
भाई यही मेरे मन में सवाल आता है। तो मैंने क्या बोला कि भाई यदि मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से x दूरी पर यदि मैं एक छोटी सी स्ट्रिप ले लूं जिसकी ये वाली साइड लेंथ dx हो जाए और ये वाला तो a ही होगा, तो मैं यहां पर x दूरी पर एक मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं और वो मैग्नेटिक फील्ड इस x दूरी पर पूरी वायर के लिए कांस्टेंट रहेगा और वो रहेगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। बोलो सही है क्या? क्या इसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? बिल्कुल। नाउ यदि यहां से इस स्ट्रिप में से पास होने वाले फ्लक्स की बात करी जाए तो वो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πx इंटू डीए। डीए क्या है? एरिया। तो इसका एरिया कितना आएगा बेटा? लेंथ इंटू विड्थ, मतलब ए इंटू डीएक्स। बोलो सही है। अब मुझे क्या चाहिए? इसमें से टोटल फ्लक्स चाहिए, यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है। और टोटल फ्लक्स कहां से कहां तक? तो बेटा डी से लेकर के आपका 2d तक का। बोलो यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं फ्लक्स बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी से लेकर के 2d तक। अरे बोलो सही है? मैंने बोला बिल्कुल सही है। और इस डेटा को रख देता हूं म्यू नॉट आई ए अपॉन 2πx dx। बोलो अब क्या बच गया इसमें? अब क्या बचा है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बेटा फाई का जो आंसर आ रहा है, बेसिकली डी फाई था तो ये डेल्टा फाई मान लीजिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी से लेकर के 2d तक 1/x dx। बोलो 1/x का इंटीग्रेशन, तो आप लिख दोगे आंसर आएगा कितना? log x। और लिमिट कहां से कहां तक बेटा? d से लेकर के 2d तक, d से लेकर के 2d तक। ना पुट करो और सॉल्व करो। तो क्या करेंगे? आप लिखोगे डेल्टा फाई बराबर म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π ln 2d माइनस ln d। बोलो सही है। अब क्या करूं? लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो एक प्यारी सी, डेल्टा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π ln 2d डिवाइडेड बाई d। ये प्रॉपर्टी सबको आती थी कि नहीं आती थी? सर कहां प्रॉपर्टी हमसे पूछ रहे हो? मैं बोला चलो ठीक है। अब क्या करूं? सॉल्व कर चुका हूं तो डेल्टा फाई का आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π इंटू ln 2। दैट इज द आंसर ऑफ फ्लक्स, दैट इज द आंसर ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अब इसमें t से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द इंड्यूस ईएमएफ। और उसमें और आगे यदि हम लोग बात करें इंड्यूस करंट की, तो रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो इसके लिए वो तो मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता हूं ना। क्या पूछा है सवाल में? करंट पूछा है क्या? डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। करंट की डायरेक्शन बतानी है आपको। तो भैया एक सिंपल सी बात देखो, इस समय मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो आपको इसमें ऐसा मैग्नेट, इसमें ऐसा करंट होना चाहिए कि वो क्या करे बेटा? वो इसे डिक्रीज करे, मतलब सॉरी इंक्रीज करे। तो कब इंक्रीज कर सकता है? जब मेरा करंट कैसा हो जाए? देखो ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? करंट देखो क्या बोला गया, इफ द करंट डिकेज यूनिफॉर्मली टू जीरो इन टाइम टी नॉट। करंट जीरो हो रहा है इसमें टी नॉट टाइम है। तो इसमें यदि करंट जीरो होगा, करंट यदि कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। तो बेटा फ्लक्स तो आपका डिक्रीज हो रहा है। यदि आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो आपका करंट ऐसा होना चाहिए कि, करंट ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लक्स को क्या करे? इंक्रीज करे। तो फ्लक्स को कब इंक्रीज कर सकते हैं बेटा? जब आपका करंट कैसा हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो और अंदर की तरफ हो तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही आएगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
और भी है क्या सवाल? लो भाई एक और सवाल यहां पर आ गया आपके सामने। The magnetic flux passing through a metal ring varies with time t according to relation this. The resistance of the ring is this. Determine the maximum current induced in the ring during the interval t equals to 0 to 2 सेकेंड। सवाल का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया है। यहां पर मिनिमा मैक्सिमा का एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, उसको यहां पर यूज करना है। सर समझ में नहीं आया, सवाल को फिर से एक बार पढ़ो। क्या पूछा गया है? द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ मेटल रिंग वेरीज विद टाइम टी, मतलब ये फ्लक्स की इक्वेशन आपको दे रखी है। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग भी आपको दे रखा है। और क्या पूछा गया? डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट, करंट मैक्सिमम पूछा गया है। तो करंट तक तो हम तब पहुंचेंगे ना। देखो रेजिस्टेंस दिया है, करंट है, तो मतलब इंड्यूस ईएमएफ की पहले बात कर लें। तो ईएमएफ कैसे आएगा? तो आप बोलोगे ई बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो मैं माइनस तो लगा लेता हूं और इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देता हूं। तो ये आएगा 18 टी स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 टी। बोलो सही है क्या? यस और नो? तो ये आपके पास में ई की वैल्यू आ रही है डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है, ये माइनस के साथ में ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। माइनस 18 टी स्क्वायर माइनस का 13 टी। सवाल में बोला गया है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट। अब करंट मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए मुझे डी आई बाई डी टी को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन क्या मेरे पास में डी आई बाई डी टी के लिए आई है? आई ही नहीं है मेरे पास, तो ई है। तो बेटा ई से मैं लिख सकता हूं आई की वैल्यू, और वो आएगी बेटा ई बाई आर। तो देखो क्या आएगी, ये आएगी माइनस 18 टी स्क्वायर माइनस 36 टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है आपके पास में 3 ओम। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में आंसर कितना मिलेगा? बोलो फटाफट से। तो आई का आंसर आएगा तिछिंग 18 माइनस का 6 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 टी। पॉइंट समझ में आया? दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब जल्दबाजी में ये मत कर देना कि टी की वैल्यू यहां 2 रख दी। 2 रख दी तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 24 और 2 दूना 4 माइनस 24, मतलब आंसर 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, डी आई बाई डी टी निकालता हूं। तो डी आई बाई डी टी का आंसर यहां पर लिखा जाएगा, कितना आएगा? -6 तो एज इट इज, और ये आएगा 2t प्लस का 12। हालांकि आंसर तो वही बन रहा है लगभग लगभग, है ना? ओके, सो इसको यदि मैं देखता हूं तो ये आएगा माइनस का 12t प्लस का 12। ये आ गया क्या? डी आई बाई डी टी। अब क्या करो, इसको आ जाओ आगे की साइड में आ जाओ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। सुनो, आई बराबर कितना था बेटा मेरे पास? फटाफट देखो जरा, एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूं। -6t स्क्वायर प्लस 12t। मैं लिख दिया माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 12t। फिर मैंने निकाला डी आई बाई डी टी, जिसका आंसर आया माइनस का 12t प्लस 12। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको करो 0 के इक्वल। तो आपने किया डी आई बाई डी टी बराबर 0, मतलब माइनस का 12t प्लस का 12 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, t बराबर 1 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, d2i बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा माइनस का 12। और यदि सिंस नेगेटिव है, मतलब यहां पर क्या होगा? मैक्सिमा होगा। क्या होगा? मैक्सिमा होगा। तो क्या मेरा कॉन्सेप्ट सही चल रहा है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही चल रहा है। यस और नो? सवाल में उसने क्या पूछा है? मैक्सिमा ही पूछा है। तो आपको t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर करंट मैक्सिमम होगा, यह बात ध्यान रखना। मतलब आपको I की वैल्यू निकालनी है एट t बराबर 1 पर, और ये आएगी बेटा माइनस का 6 प्लस का 12, मतलब 6 एम्पियर। दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आई? सवाल का लेवल अच्छा था, लगते वैसे ही सवाल। देखो सारे सवाल ऑलमोस्ट तो वैसे ही है, उसमें क्या फर्क आने वाला है? थोड़ा इधर उधर करेंगे, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स को बेटा पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी आपसे सवाल सही से हो पाएंगे। ठीक है, ओके।
तो यहां पर मैंने जो भी आपको 5 या 6 न्यूमेरिकल करवाए, वो यहां पर मेरे न्यूमेरिकल्स का कुछ पोर्शन यहां पर कवर हो जाता है। आगे मैं बढ़ता हूं, आपको और कुछ और अलग चीजें करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कोशिश है मतलब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, और वो क्या है, जब हमारे पास में कोई यू शेप का कंडक्टर होता है और उस पर यदि हम लोग एक कंडक्टिंग रॉड को चलाएं। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, हमारे पास में ऐसा एक यू शेप का ये है, जिसका ये एक रेजिस्टेंस मैंने बना दिया और ये मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये एक यू शेप की रेल है। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। मैं बोला ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बना दिया, मैं सब जगह नहीं बना रहा हूं, बस यहां पे थोड़ा थोड़ा सा बना दिया हूं। ओके, और इस पर मैंने एक कंडक्टिंग रॉड बना रखी है। ठीक है, इस पर मैंने क्या बना रखी है, कंडक्टिंग रॉड बना रखी है। इसकी कुछ तो भी लेंथ दिएगा, मैं बोला ठीक है, लेंथ को L मान लेता हूं। एंड दिस रॉड इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मान चलो इस डायरेक्शन में। ठीक है, रॉड सीधी है, भले ही आपको टेढ़ी दिख रही हो, रॉड भले ही टेढ़ी दिख रही हो, लेकिन है वास्तविकता में सीधी सादी रॉड है बेचारी, और ये v वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, अब मेरा जो सवाल है यहां पर, सवाल वही है पूरे की पूरे सवाल, इसका रेजिस्टेंस और ले लेता हूं मैं ताकि परेशानी खत्म हो जाए। मतलब सवाल ऐसे आते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ये आपको बताना होता है, और इस करंट की डायरेक्शन बतानी होती है। ठीक है, सवाल समझ में आया? बोलो यस और नो। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या परेशानी है? देखो कोई परेशानी नहीं है, बट यदि आप ध्यान से सचेत थे प्रीवियस लेक्चर में तो आपको इस सवाल में कोई परेशानी है नहीं, लेकिन यदि आप सो रहे थे तो बेटा आपको पक्का परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ेगा। सर कौन सी परेशानी? तो परेशानी ये है, देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक कंडक्टिंग रॉड है, यस और नो। यदि ये कंडक्टिंग रॉड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में चलती है तो ये किसकी तरह बन जाती है? तो हम लोग कहेंगे ये तो एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगी। क्या ये ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे आएगी, प्लस और माइनस ई? देखो फटाफट बताओ, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? सर कैसे कर लेते हैं आप? तो बेटा ई बराबर याद कीजिए वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू एल। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंगूठा ऊपर आया और अंगूठा ऊपर आते ही मेरा क्या कहना है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। मतलब बेसिकली ये जो सर्किट है ये कुछ इस प्रकार से बन चुका है। ये ई हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, और ये ई कितना आएगा? तो ये आएगा बेटा बी वी एल, यस और नो, या वी बी एल जो भी लिखना है। क्या अब मेरे को ईएमएफ मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। और एक बार मेरे को ईएमएफ मिल जाता है तो उसके बाद में क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो इंड्यूस करंट आएगा बेटा ई बाई आर। तो इस इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी बी एल डिवाइडेड बाई आर, यस और नो। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? तो बेटा ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। क्या ये दिक्कत होगी इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसमें और भी कोई चीजें, और भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे पूछ ली जाती हैं भैया मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बताओ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। अब कई लोग तो ढूंढ रहे होंगे यहां पे कंडक्टर कहां है ना? कितने लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं कंडक्टर कहां है? अरे ये कंडक्टिंग रॉड है ना, अरे है या नहीं? प्रीवियस लेक्चर में देखी हुई रॉड है ये, बस क्या है मैंने इसको इस पे स्लाइडिंग करवा दिया इस बार। कौन सी परेशानी है? प्रीवियस लेक्चर का सब कुछ रिकॉल है, वही चीजें पढ़ा रहा हूं, कुछ नया नहीं है, बस एक नया टाइप का सवाल बनते हुए नजर आ रहा है। बोलो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सर फोर्स कैसे लग जाएगा, कंडक्टिंग रॉड है। ओ माय गॉड, अरे रिकॉल करो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। सर इसमें करंट कहां फ्लो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा बताओ? अरे भाई यदि ये एक, इसने किसकी तरह बिहेव कर दिया, एक सेल की तरह, बोलो बिहेव कर दिया एक सेल की तरह जो चल रहा, यस और नो। अब यदि ये चल रहा है तो देखो ये यहां पर पहुंच गया तो ये पर लूप कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो जाएगा कहां यहां पर होने के बाद? हवे में थोड़ी चला जाएगा, ये तो पूरा लूप कंप्लीट करेगा, मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस?
तो देखो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो है नीचे से ऊपर, और इस रेजिस्टेंस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो है ऊपर से नीचे। तो बेटा यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, एफ बराबर बी आई एल। बी आपको मालूम है, गिवन है। आई क्या है, करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है। अब ये करंट कौन सा है, तो ये वाला करंट है जो इंड्यूस है, इनटू एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बेटा एफ बराबर बी आई एल, एफ बराबर बी आई एल। सर आप साइन थीटा कॉस थीटा लगा ही नहीं रहे, वो लगा लो, क्या दिक्कत है। फोर्स कैसे निकाला जाता है, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, करंट ऐसे फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में, जबकि मैं चला इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से इधर रहा हूं। कोई डरने की बात, कोई डरने की बात नहीं। तो फोर्स आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो भैया आप लिखोगे मैग्नेटिक फोर्स एफ एम विल बी इक्वल्स टू बी इंटू वी बी एल डिवाइडेड बाई आर इंटू एल। बोलो सही है, सॉल्व कर लीजिए। तो मैग्नेटिक फोर्स का आंसर आएगा कितना, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। डायरेक्ट सवाल बनते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूले करवा रहा हूं मैं आपको। यदि एग्जामिनर चाहे तो डायरेक्ट इस पे सवाल आपसे पूछ सकता है, यस और नो। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सर नहीं होंगे हमसे, ये तो मान लो। हम तो याद रखेंगे नहीं ऐसे सवालों को। बेटा ये सिंपल सिंपल से सवाल है, मैं इन सवालों का लेवल तो बहुत आगे बढ़ा सकता हूं। मैं इसमें वो जो रेल थी ना, कंडक्टिंग रेल, उसमें भी रेजिस्टेंस डलवा दो, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से मिक्स करवा लो, तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ करवा सकते हैं क्या इसमें, सवाल यह है मेरा कि क्या इसमें और कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, क्यों नहीं पूछी जा सकती। मैं इसमें पूछ सकता हूं आपसे, व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड इन मूविंग द कंडक्टर। सवाल क्या है मेरा, what is the power dissipated in moving conductor या in moving the conductor। कंडक्टर को जब चलाया जा रहा है तो इसमें कितनी पावर डेसिपेट हो रही है, क्या ये मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। बिल्कुल पूछ सकता हूं। कैसे आएगा आंसर बोलो, तो यार P बराबर आ जाएगा E इंटू आई। तो आप लिखोगे P बराबर E क्या है, VBL, I क्या है, VBL अपॉन R। सो योर आंसर विल बी V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। खत्म कहानी। लो भैया आ गया क्या आंसर, अरे बोलो, अरे वही है ना, श्योर, ओके। नाउ हम लोग एक पॉइंट और कर लेते हैं, और वो पॉइंट क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं इसमें, समझिए एक पॉइंट और ध्यान रखिए। यहां पर जो अभी करंट आ रहा है वो तो यही है। मैं इसमें पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, जरा ध्यान रखना। देखो ये जो मैंने बोला है, व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड इन मूविंग द कंडक्टर, जो कंडक्टर को चलाया गया तो कितनी पावर डेसिपेट हुई, ये सवाल था। लेकिन अब मैं सवाल बोल रहा हूं कि मान के चलो मैं पूछ लेता हूं कि जो आपका कंडक्टर है या रेजिस्टेंस है, उन दोनों में अलग अलग चीजों में डिफरेंस आ सकता है। मान के चलो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस स्मॉल r दे दिया जाए आपको, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, दोनों सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ जाएगा। इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पूछता हूं, मान के चलो मैंने पूछा हीट डेसिपेटेड या हीट जनरेटेड। बोलो हीट जनरेटेड, याद करो कहां से एक सवाल आ रहा है ये। हीट जनरेटेड इन दैट मूविंग रॉड या कंडक्टर। बोलो क्या लिखूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, H बराबर आई स्क्वेयर इंटू आर, यस और नो। इस बेसिस पर मैं यहां पर इसको भी कंप्लीट कर सकता हूं। तो आई कितना आएगा, तो अब ध्यान रखना क्या हो रहा है ना, अब आई जब निकालोगे तो फिर से वही कहानी आपको दोहरानी पड़ेगी, जो आई आपने पहले निकाला हुआ है उसी के बेसिस पर आपको इसको करना रहेगा, डायरेक्टली मत कर देना। श्योर है कि कोई परेशानी वाली बात, थोड़ी थोड़ी सी तो परेशानी आपको फील हो रही होगी, लेकिन यदि मैं बोलूं आपसे कि जितना आप ज्यादा सोचोगे उतनी ही ज्यादा आपको परेशानियां भी होंगी। क्लियर है। नाउ
इसमें जो सवालों का पॉइंट है वो ये है कि कभी भी आपको जनरली मैं यदि आपसे बोलूं इन सवालों में जो कंडक्टिंग रॉड है उसका रेजिस्टेंस वो नहीं देते हैं, सिंपल सिंपल से सवाल पूछते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जरूर दे देते हैं, बाकी ऊपर की जो कंडक्टिंग रेल्स हैं, मतलब ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सवालों का लेवल यदि बढ़ाना है तो मैं इसका भी रेजिस्टेंस दे सकता हूं, यहां तो एक रेजिस्टेंस लगा ही रहा हूं, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस लगा ही रहा हूं, और इस ये जो रॉड है इसका भी लेंथ तो दे ही रहा हूं, मैं हो सकता है इसके साथ में लैम्बडा दे दूं, तो सवाल तो और भी बन सकते हैं, मतलब सवाल तो सवालों की कोई कमी नहीं है। या फिर मैं इस देखो इसको जैसे मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं ये कंडक्टिंग रॉड है, ये अनंत लंबी रॉड है, ये भी अनंत लंबी रॉड है, लेकिन ऐसे सवाल जनरली आपको पूछेंगे तो नहीं, इसके लिए लैम्बडा दे दिया, इसके लिए भी लैम्बडा दे दिया और बोल दिया कि भैया ये 5 मीटर तक चल गया, तो 5 मीटर चलने के पश्चात क्या होगा, क्या दिक्कत है, 5 मीटर में रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3 रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, उनको हटा के एक रेजिस्टेंस बनवा लो, कोई परेशानी होगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखें, रेजिस्टेंस का खेल है, मतलब यदि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको आता है तो इन सवालों में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके चलो, अब ये करने के पश्चात हम लोग एक सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा सा प्यारा सा सवाल था मेरे पास में एक अवेलेबल, ठीक है, एक सवाल है, देखो सवाल कुछ इस प्रकार से है, आपके पास में एक कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, इससे ए डिस्टेंस पर एक मैंने रॉड रखी है जिसकी लेंथ है एल, ठीक है, और ये आपका वी वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, ठीक है, सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए, दिस कंडक्टर इज मूविंग, कंडक्टर की लेंथ एल है, मूविंग विद वेलोसिटी वी, इसके साथ में तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ये आपको बताना है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये आपको बताना है। तो कई लोग तो सोच में पड़ रहे सर ये ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा, क्यों होगा ईएमएफ इंड्यूस, तो उसका आंसर समझ लीजिए भाई, देखो ये करंट है, इस करंट के कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यदि आप देख पा रहे होंगे तो बोलो इसका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लेकिन ये तो आर डिस्टेंस का है भैया, क्या यहां पर और यहां पर सब जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द सेम, तो फिर मैं कैसे करूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने माना लेट से यहां से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं जिसकी लेंथ है कितनी dx, जिसकी लेंथ है कितनी dx, तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल, अब हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, बोलो सही है। अब इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में ये छोटा सा कंडक्टर जिसकी लेंथ dx है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो छोटा सा ईएमएफ de लिखा जाएगा, कितना v इंटू बी इंटू dx, बोलो सही है, यस, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं एक आपको, यस और नो, खत्म। अब क्या लिखूं, टोटल ईएमएफ जो आएगा वो आएगा कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ डीई, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स, बोलो सही है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो बेटा आपको यहां पर ढूंढना है एक्स की लिमिट, तो एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ए से लेकर के ए प्लस एल तक, तो आप लिख दोगे ए से लेकर के ए प्लस एल तक, पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, तो आपको मिलेगा E बराबर, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालो, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट ए से लेकर के ए प्लस एल तक 1 बाई एक्स डी एक्स, बोलो हो गया, हो गया कि नहीं।
बस। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन ln x। तो आप लिखोगे E बराबर म्यू नॉट वी आई अपॉन 2 इंटीग्रेशन ln x लिमिट a से लेकर के a प्लस एल तक। बोलो कोई दिक्कत? लिमिट्स को पुट कर दो तो बेटा E का आंसर आएगा म्यू नॉट वी आई अपॉन 2 और ln a प्लस एल माइनस ln a। ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना पता लगा ln a से ln, इसको ब्रैकेट खोल दिया, ln a प्लस ln l कर दिया और ln a काट दिया और ln l लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाओगे तो E का आंसर मिलेगा बेटा कितना, म्यू नॉट वी आई अपॉन 2 ln a प्लस एल अपॉन a एंड इट इज द फाइनल आंसर। अब इसमें थोड़े बहुत करेक्शन आप कर सकते हो कि इसको डिवाइड कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब इसी सवाल को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां पर ये वाली लेंथ आपको a दे रखी थी, सॉरी ये वाली डिस्टेंस a दे रखी थी और ये लेंथ l दे रखी थी। एग्जामिनर हो सकता है आपको भी ये भी l दे दे और ये भी l दे दे, या फिर हो सकता है कि वो ऐसा कर दे कि रॉड के सेंटर से ये वाली डिस्टेंस a दे दे और ये वाली लेंथ l दे दे। क्या इन सवालों में कोई परेशानी होगी? यही सवाल है। अब बस क्या है, फर्क इतना सा है कि हमने डेटा नहीं लिया, डेटा की जगह हम लोगों ने कांस्टेंट्स या वेरिएबल टाइप में चीजों को रखा है, नंबर्स नहीं लिए गए, बस इतना सा डिफरेंस है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? श्योर है? ओके चलो, यदि ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है तो अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं, और वो काम है, अगला टॉपिक मेरा है, कौन सा है अगला टॉपिक जरा देख लेता हूं मैं। यस बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको भी आज ही खत्म कर लेते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, ताकि हम लोग अगले लेक्चर में फिर इंडक्टर वाले टॉपिक्स पर पहुंच जाएं। तो आज नेक्स्ट हेडिंग है यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वही टॉपिक है जो पहले से चल रहा है। देखो चीजें आपको मालूम है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने कब देखा था, जब हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई वाला टॉपिक कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में, और वहां पर हम लोगों ने बात कर ली थी कि यार ईएमएफ जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर एक प्रेजेंट है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया, जब आपका एक कंडक्टर मूव कर रहा था आपके एक मैग्नेटिक फील्ड में। जब आपका एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तो उस समय वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा था उस रॉड में, यदि आपको याद हो तो। अब याद नहीं है तो बेटा एक बार फिर से आप क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, मैं बोला ठीक है। अब कहानी को जरा समझते हैं हम लोग। क्या है ना, यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पास में एक मेटल की रिंग है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कंसीडर अ मेटल रिंग, कंसीडर अ मेटल रिंग। एक मेटल की रिंग कंसीडर कीजिए, और ये रिंग मैंने इस प्रकार से कंसीडर करी है कि इसकी इनर रेडियस स्मॉल आर है और कैपिटल आर इज द आउटर रेडियस, और इसको मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनाते हैं, ये ज्यादा आसान लगता है हमें, है ना। तो बेटा ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हम लोगों ने क्या रख दी है, एक मेटल की रिंग रख दी है। ठीक है, यस और नो, मैं बोला ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इफ, मैंने बोला इफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज चेंज्ड, और मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी पहले आप मानिए, मान के चलो यदि मैग्नेटिक फील्ड बी को चेंज किया जाता है, यदि बी चेंज होगा, बोलो बी चेंज होगा तो क्या इससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी चेंज होगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, भले एरिया क्या है, कांस्टेंट है। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब ये देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, और व्हेन there is a change in flux through a conductor, then we say that EMF will be induced. EMF will be
इंड्यूस, यस और नो, तो मैंने बोला सही बात है। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब ईएमएफ इंड्यूस होगा ये तो फैराडे सर के नियम से, लेकिन उसके बाद में हमारे पास में लेंज सर का लॉ आता है। लेंज सर का लॉ क्या कहता है कि भैया ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, ईएमएफ करंट, दो बातें साथ में चलती हैं, तो ईएमएफ या करंट जो भी इंड्यूस होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिसने इसे उत्पन्न किया है। लेंज लॉ क्या कहता है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो सॉरी फैराडे सर का नियम क्या कहता है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे सर का प्रथम नियम। दूसरा नियम कहता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, ई बराबर डी फाई बाई डी टी, खत्म कहानी फैराडे सर। लेंज सर आए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, साथ में ईएमएफ के साथ में क्या लिख दिया, करंट, इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे उत्पन्न किया है। तो इसका मतलब यहां पर करंट आना चाहिए, भाई ईएमएफ है तो इंड्यूस करंट आना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं मान के चलो यहां पर करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है अंदर की डायरेक्शन में, तो इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि वो उस कारण का विरोध करे। तो अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसका विरोध करना है, मतलब इसमें करंट ऐसा आ जाए कि ये इसका उल्टा हो जाए। मतलब यदि मैं इसमें ऐसे करंट ले लूं तो देखो ऐसा करंट लेने पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगा, तो अंदर बढ़ रहा है तो ये बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो कम करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बिल्कुल सही चल रहा है, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर जो करंट आ चुका है, ठीक है, तो भैया ये एक पूरी की पूरी रिंग है, मतलब देखो ऐसे करंट बह रहा है, ठीक है, इसको पतला कर लो, तो ये रिंग हो गई पतली। ये रिंग यदि पतली हो गई तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा ये आया किसके कारण है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट द सेंटर, आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर बिटवीन द रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया बिकॉज ऑफ इंड्यूस करंट, तो हम लोग कहेंगे कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है आपका कौन सा वाला, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब प्रेरित विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है, ये क्या है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र है। और यदि ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो कुछ इस प्रकार से होगी, जिस डायरेक्शन में करंट है वहीं पर उसके टेंजेंशियल, वहीं पर उसके क्या होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगी, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिसे हम लोग ई टू द बेस एन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। सर क्या इस पे कोई सवाल बनेगा, बिल्कुल सवाल भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ और चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं बोला ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा ही एक सर्कुलर पाथ इमेजिन कर लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्जेस का एक सर्कुलर पाथ इमेजिन कर लेते हैं जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये रिंग रखी हुई थी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। यहां पर वही बिल्कुल सेम जैसा पहला मैग्नेटिक फील्ड था वैसा ही मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है, ओके। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इंक्रीज कर लिया, ओके, इनर रेडियस को स्मॉल आर, आउटर रेडियस को कैपिटल आर मान लिया। अब यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है तो फ्लक्स चेंज इंक्रीज हुआ है, तो इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी डायरेक्शन वगैरह सब चीजें मालूम है, बस मैंने ये यहां पर इसको लिख दिया है, ठीक है, वापस से बस उतना सा वापस से रिपीट कर दिया। तो अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि यहां पर यदि इस रिंग को हटा दिया जाए, अब सुनिए, यहां पर यदि इस रिंग को हटा दिया जाए और इस पाथ पर जहां पर एक इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर यदि एक टेस्ट चार्ज को चलाया जाए, टेस्ट चार्ज को क्या किया जाए, चलाया जाए, तो इसको चलाने में जो वर्क डन होगा क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं, बोलो। मैंने क्या बोला कि भाई देखो
यहां पर एक टेस्ट चार्ज है और उसको इस वाले पाथ पर चलाना है। टेस्ट चार्ज है मतलब Q नॉट, ठीक है। अंदर वाले पाथ की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने बोला वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज ऑन पाथ ऑफ इनर रेडियस, पाथ ऑफ इनर रेडियस। तो आप लिखोगे W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ध्यान रखना ये आएगा Q नॉट इंटू EN, दिस इज द फोर्स इंटू डिस्टेंस आप चल रहे हो 2 पाई r। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जैसा हम लोगों ने टेस्ट चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़ा था। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो यदि कंप्लीट लूप आपने कंप्लीट कर लिया तो वर्क डन जीरो हो जाता था। यहां पर वर्क डन जीरो नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन हमेशा जीरो होगा क्या? नहीं। यदि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट बनते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान के चलो मैं यहां पर एक पॉइंट और पूछता हूं। if induced EMF is E, induced EMF is E, then वर्क डन क्या लिखा जाएगा? अब इसके लिए वर्क डन क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल सेम उसी के लिए। तो आप बोलोगे तब इस केस में वर्क डन आपका लिखा जाएगा Q नॉट इंटू E। भाई वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट पे था, उसको मूव करवा के लेके आ रहे हैं, चला रहे हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसे मान लीजिए। तो और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? यदि किसी चार्ज को E वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? Q इंटू V। तो यहां पर वही चीज है ना, Q नॉट इंटू E हो गया है, बस इतना सा डिफरेंस है क्योंकि यहां पर इंड्यूस EMF है। तो एक बात बताओ, कर तो वर्क डन वहीं पे रहे ना, सेम जगह पे Q नॉट टेस्ट चार्ज के लिए। ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, दोनों सेम है। यदि दोनों सेम है तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो क्या बचेगा बताओ? आपके पास में बचेगा Q नॉट इंटू E बराबर Q नॉट इंटू EN और इंटू 2 पाई r। बोलो सही है क्या? तो आपने बोला सही बात है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए कि E बराबर आपको मिलेगा EN इंटू 2 पाई r, EN इंटू 2 पाई r। अरे बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने बोला सही है। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल याद करने की कोशिश करो। ओहो, मतलब कैसे? यदि मैं बोल देता हूं कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट dl ले लिया जाए तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए क्लोज इंटीग्रल dl की वैल्यू क्या 2 पाई r नहीं आएगी? ओ, तो इसका मतलब ये गॉस लॉ की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल सही फरमाए, गॉस लॉ की तरफ बढ़ रहा है। मतलब मैं लिख सकता हूं E बराबर क्लोज इंटीग्रल EN डॉट dl वेक्टर। सही है। वेक्टर अचानक से कैसे लगा दिए? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर तो होगा ही, और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी? जिस डायरेक्शन में आपका ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज चलेगा। हमने तो पॉजिटिव के लिए कंसीडर किया। तो कहानी हम लोगों ने सब कुछ उसी के लिए करी हुई है। तो ये आपका फैराडे फॉर्म का गॉस लॉ से क्या है? रिलेशन है, ठीक है। लेकिन क्या ये रिलेशन कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यार इंड्यूस ईएमएफ के बारे में तो हमने कुछ और पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? एच पर द फैराडेज लॉ। हमने पढ़ा था E बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी। क्या हमने यही पढ़ा था? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो बेटा फैराडे लॉ का गॉस लॉ से जब रिलेशन लिखा जाता है तो इसको इधर डाल दीजिए, तो यह आएगा डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस टाइम्स क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। यस और नो? क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो आपने बोला ठीक है सर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर कुछ चीजें और आती हैं। वो चीजें पता है क्या आती हैं?
मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर कंसीडर करते हुए किया है कि नहीं किया है, बिल्कुल। अब यहां पर मान के चलो ये कहानी है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कहानी है कुछ इस तरह से, ये मतलब इस पर आपका करंट इंड्यूस हो रहा है, मान के चलो इस पर आपका सिर्फ करंट इंड्यूस हो रहा है, और इसकी कुछ तो भी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी कुछ तो भी क्या है, रेडियस है कैपिटल आर। मान सकता हूं क्या रेडियस को कैपिटल आर? आप बोलेंगे सर मान तो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बोला ठीक है, सवाल को ध्यान सुनना, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर तक पहुंच चुका हूं। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, मैंने ये किया कि जो मेरे पास में पहले ये इनर रेडियस वाली स्मॉल आर थी और बाहर रेडियस वाली कैपिटल आर थी, लेकिन मैं तो सिर्फ अंदर अंदर वाले पे खेल रहा हूं भाई, मैंने बाहर वाले को कहीं डिस्टर्ब किया, कहीं यूज किया, कुछ किया नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, मैं सिर्फ अंदर वाले पे खेल रहा हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मान के चलो इस पूरे सिस्टम को हटा के हम लोग एकदम पतली रॉड ले लें, मतलब पतला सर्कुलर पाथ ले लें, और इसकी जो रेडियस है उसे यदि मैं कैपिटल आर मान लूं, उसे यदि मैं कैपिटल आर मान लूं, और अब यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करवा ली जाए तो क्या करूंगा? बिल्कुल सिंपल है, आपको यही लॉ का काम करना है। अब सुन लीजिए, सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, और ये जाहिर सी बात है कि इक्वेशन होगी ऑफ टाइम टी, और आपसे पूछा जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछ लिया जाता है बेटा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता है, ये आपको करना होता है। तो मैं कैसे करूंगा, लॉ आपको याद होना चाहिए, यदि आपको लॉ याद नहीं है तो बेटा फिर तो परेशानी होने ही वाली है, ठीक है। तो मेरे पास में पॉइंट है क्लोज इंटीग्रल, लिख लेता हूं इधर में, ई एन वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी। बोलो सही है। अब मैंने क्या करना है, मान के चलो एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जाता है स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जो यहां पर है अंदर में, ठीक है, फिर से आ जाइए। तो मेरे को इस पॉइंट पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे लिखाऊंगा बोलो? तो ये तो गॉस लॉ है और ये आपका मैग्नेटिज्म से आ रहा है, तो मैं लगाऊंगा क्लोज इंटीग्रल और E डॉट डीएल, और डॉट आप जानते हैं हमेशा कॉस थीटा आता है, गॉस लॉ करवा चुका हूं तो मैं अब नहीं चाहता कि मैं इन चीजों को रिपीट करूं। बोलो सही है क्या? अब यहां पर क्या है, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, डीएल आ गया, क्लोज इंटीग्रल ले लो, है ना, इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी फाई बाई डी टी? तो मैं लिखूंगा माइनस टाइम डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई का मतलब है फ्लक्स, और फ्लक्स का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बोलो सही है क्या? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स तो चाहिए ना आपको, तो फ्लक्स तो बेटा पूरे का लिखा जाएगा, लेकिन क्लोज इंटीग्रल में सावधानी बरतनी है। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, ई तो आएगा बाहर, ये आएगा क्लोज इंटीग्रल डीएल, और यहां से जब आप लिखोगे तो ये ई एन इंटू आएगा 2 पाई स्मॉल आर। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लिखा जा रहा है, तो गॉस लॉ के हिसाब से क्लोज सरफेस वही बननी चाहिए। और यहां से जब आप देखोगे तो माइनस टाइम्स, बी को बाहर रहने देता हूं या फिर रहने दो, ऐसी कर लो, डी बाई डी टी, और बी तो एज इट इज, इनटू एरिया आएगा आपका पाई आर स्क्वायर। बोलो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? बस इसको पहचान लो, इसको पहचान लो, बस सही लिखा है कि गलत लिखा है, यहीं पे आपका राज छुपा हुआ है। तो पॉइंट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यदि आप इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो तो यहीं तक का फ्लक्स कंसीडर होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बस यही पॉइंट है जिसको आपको समझना है। यदि ये समझ में आ गया तो अब कहानी खत्म, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो आपके पास में देख लो ई एन जो आएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आएगा, माइनस 2 नीचे आएगा, बी बाई टू क्यों लिखूंगा, आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी। दैट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड
इफ द पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया वो पॉइंट उस रेडियस के अंदर है, लेकिन यदि बाहर हो जाए तो क्या करूंगा? बिल्कुल सिमिलर वे में करते हैं, आ जाइए। मैंने बोला ये आपका आर रेडियस वाला पॉइंट, और आपसे पूछा जाए कि भैया यहां पर आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो क्या करोगे? भैया मेरे पास तो फॉर्मूला क्लियर है, क्लोज इंटीग्रल ई एन डी एल बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। बोलो सही है? कर दो। अब यहां पर ई एन कॉन्स्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, तो आपने ई एन को तो बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल में डीएल डाल दिया बराबर माइनस का डी बाई डी टी, और अब इस बार फ्लक्स को आपने बी इंटू ए लिखा। अब जरा ध्यान देना इस बार क्या होगा, तो यहां पर ई एन इंटू क्लोज इंटीग्रल डीएल, क्लोज इंटीग्रल डीएल, तो कैसे लूंगा? तो भैया गॉसियन सरफेस आपकी अब इस बार यहां बनेगी, तो आप लिखोगे इसको 2 पाई आर, है ना? क्या लिखोगे? 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू फ्लक्स। फ्लक्स किसका? वही अंदर वाले रीजन का। मतलब इस बार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब देखो आर रेडियस से पॉइंट बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो पाई आर स्क्वायर यही वाला रहेगा। अब कटेंगे नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ आप क्या काट सकते हो? अब आप काट सकते हो सिर्फ और सिर्फ पाई से पाई। तो बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा कितना? माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल आर डीबी बाई डी टी। बोलो समझ में आया? ये है आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के बाहर, और रिंग के अंदर में कितना था? माइनस का कितना आया था वो? स्मॉल आर बाई 2 डीबी बाई dt. That is the formulas for induced electric field. Is it clear to you? मैं फिर से लिख देता हूं। यहां पर आपके पास में एक कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल कैपिटल आर है, और यदि आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहां पर R1 डिस्टेंस पर, तो बेटा ई एन का आंसर आएगा माइनस R1 बाई 2 डीबी बाई डी टी, यदि ये एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है। ठीक है, ओके। और यदि मैं यहां पूछ रहा हूं R2 डिस्टेंस पर, तो बेटा ये आएगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2R2 डीबी बाई डी टी। बोलो फॉर्मूले याद हो गए? क्या इसमें कोई परेशानी होगी? दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अंदर में माइनस R1 बाई 2 डीबी बाई डी टी, बाहर में माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2R2 डीबी बाई डी टी। फॉर्मूले के बेसिस पर यही यहां पर चलने वाला है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? यस और नो? नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट। कुछ छोटी छोटी सी बातें हम लोग यहां पर कर लेते हैं, या फिर हाँ चलो कर ही लेते हैं क्योंकि टॉपिक खत्म ही करना है। और वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, इसमें कोई डिफरेंस है, कोई सिमिलरिटी है, क्या चीजें हैं? तो इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? देखो हम लोगों ने ये जो टॉपिक कवर किया है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंड्यूस वर्ड को यदि मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूं तो हमारे पास में वर्ड बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के आया हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय द चार्जेस विच आर एट रेस्ट और द चार्जेस विच आर मूविंग। यस और नो? दोनों तरह से कर सकता हूं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है वो किया है किस प्रकार से? बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ठीक है सर, इस बात को तो समझ गए हम लोग, लेकिन एक बात समझिए, जब आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी चार्ज के कारण आता है, किसके कारण आता है? किसी चार्ज के कारण यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है? किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और पॉइंट साथ में बता देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका चार्जेस के कारण आता है,
वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई है? डिफरेंसेस की बात चल रही है, क्या डिफरेंसेस हैं? अच्छा, वो चार्जेस कोई काम करो, स्टैटिक चार्जेस मान लो, मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस है ना, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये हम लोग पढ़ के आए हैं, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। और यहां पर क्या लिखूंगा मैं, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, EN क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं फॉर्म अ क्लोज लूप, फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं क्या कहता हूं समझिए, आपको यदि याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है वो कंजर्वेटिव है, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। कैसा है? कंजर्वेटिव। लेकिन EN क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। कैसा है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव है। तीसरा पॉइंट, यदि आपको याद हो तो बेटा यहां पर वर्क डन इन क्लोज लूप क्या होता है? वर्क डन इन क्लोज लूप बराबर 0 होता है। यहां पर वर्क डन इन क्लोज लूप क्या आएगा? नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? लिखा भी था हम लोगों ने, यदि आप लोगों को याद हो। यस और नो? श्योर हैं? सो यहां से हमारे पास में एक पॉइंट निकल के आता है, और वो पॉइंट हमारा इंडिकेट करता है किसके रिगार्डिंग? पोटेंशियल की तरफ। मतलब जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, पोटेंशियल 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 पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो दिस वर्ड विल हैव मीनिंग ओनली इफ इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के कारण जो EMF आया है वो इससे अलग होता है। किन रिस्पेक्ट्स में अलग होता है? क्या ये बात समझ में आ चुकी है आपको? यस और नो? श्योर हैं? क्लियर? ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने यहां पर आपसे डिस्कस कर लिए EMF और पोटेंशियल के रिगार्डिंग। यस और नो? श्योर? ओके। सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस टॉपिक को यहां पर समाप्त करेंगे, और मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.